हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे कैसे भी। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन। तो वृक्क क्रियाओं का नियमन कैसे होता है। तो वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण यानी फीडबैक मैकेनिज्म क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रियाविधि को बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। वापस वो क्या रिस्पॉन्स करता है, कौन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन के द्वारा। और सानिध्य गुच्छ उपकरण पहले भी बताया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो कि हमारी अपवाही धमनिका है और उसका जाल है, और साथ में जो डिसिट है वो पास में आके जो उपकरण बनाती है उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बोला जाता है उसके द्वारा। और जेजीए कोशिकाएं होती है यहाँ पे उनके द्वारा, और कुछ सीमातक हृदय द्वारा भी इसका नियंत्रण और नियमन होता है वृक्कों की क्रियाविधि का। जो शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहियाँ है, ये क्या करती है, प्रासरण ग्राहियाँ होती है, ऑस्मोटिक रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, ये रक्त आयतन यानी ब्लड वॉल्यूम, शरीर तरल आयतन उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम है, और आयनी सांद्रण यानी आयनिक बैलेंस कंसंट्रेशन उसमें बदलाव अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो वो क्या हो जाएगी, सक्रिय यानी एक्टिव हो जाएगी। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है। क्या होता है, शरीर में अगर मूत्र हम निकाल रहे हैं और जल का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है यानी डायूरेसिस बोला जाता है, और इसे मूत्रलता बोला जाता है। अगर ये हो रहा है तो ये क्या होएगी, सक्रिय हो जाएगी। ये सब ग्राहियाँ, परासरण ग्राहियाँ, ऑस्मोटिक रिसेप्टर। तो फिर ये हमारे बॉडी में से हाइपोथैलेमस को संकेत करेगी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे बोला जाता है एडीएच बोला जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ये सिक्रेट होता है। और न्यूरोहाइपोसिस को वेसोप्रेसिन के स्राव द्वारा हेतु प्रेरित करती है। और यहाँ पे वेसोप्रेसिन और एडीएच दोनों का सिक्रेट करवाता है कौन, हाइपोथैलेमस। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। कल भी देखा था कि एडीएच और एल्डोस्टेरोन को हमने काम देखा था, उसमें एडीएच क्या कर रहा है, जल का पुनरावशोषण कर रहा है। कहाँ पे, डीसीटी और सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट, और जो डीसीटी था दूरस्थ संवलित नलिका, उन दोनों में जल के पुनरावशोषण को ये सुगम बनाता है और मूत्रलता, ज़्यादा जल बाहर निकलने या फिर पानी मूत्र बाहर निकालने को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है। अब हमारे क्या हुआ कि ये मूत्रलता को रोक लिया, तो अब हमारे बॉडी में क्या होगा, आयतन बढ़ गया, किसका, जल का, तरल का, ब्लड का, जिसका भी मानो, तो इनमें वृद्धि हो गई। तो ये क्या करेगा, प्रासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है, उसके पास वापस संकेत जाएगा जिससे वो निष्क्रिय हो जाएगी, और पुनर्भरण यानी फीडबैक को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण को निरोध करेगी। अगर हम बार बार ये मूत्रलता को रोक रहा है तो जल हमारे जो बॉडी में जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, तब उसको वापस रेगुलेट करने के लिए ये उसको वापस संकेत जाएगा सीएनएस हमारे ब्रेन के पास, और बोलेगा हाइपोथैलेमस को, बोलेगा कि एडीएच को कम सिक्रेट करवाओ या फिर उसको बंद करवा दो। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इसका एक काम सीधा है कि ये जो रक्त वाहिनियाँ होती है हमारे ब्लड वेसल, उसको संकुचन करवाता है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे द्वारा उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ने से गुच्छ प्रवाह भी बढ़ जाता है, जो जीएफआर रेट थी हमारी वो भी बढ़ जाता है। ओके, फिर आती है कि जेजीए, जो सेल्स पड़ी थी जेजीए, जक्स्टामेडुलरी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जिन्हें बोला जाता है, इसकी जटिल नियमनकारी भूमिका होती है। कैसे कि ये क्या करती है कि गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब और जीएफआर में गिरावट हुई। अब जो जीएफआर, बीपी और ब्लड वॉल्यूम, इनमें क्या हुई, गिरावट हुई, तो ये जेजी सेल हमारी सक्रिय हो गई, रेनिन का सिक्रेशन करवाया इसने। और ये रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन, उसको ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देती है। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है जो फेफड़ों के द्वारा ऐसे ही सिक्रेट होता है, उसके द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में इसको बदल दिया जाता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है यानी वाहिनी संकुचक होता है, जिससे बीपी बढ़ेगी, जीएफआर बढ़ जाएगी। कम था तो इसको वापस ज़्यादा बढ़ा दिया। और एड्रिनल कोर्टेक्स द्वारा यहाँ पे
एक तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा काम क्या करवाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, हमारी जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसका कॉर्टेक्स भाग है, वहाँ से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाएगी। ये क्या करेगा, ये सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषण कर लेगा और बीपी को वापस बढ़ा देगा। इस टाइप से ये इसको रेगुलेट करते हैं। तो जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका होती है और इन जीएफआर इन तीनों में गिरावट होने से जेजी कोशिकाएं सक्रिय हो गई, रेनिन को मुक्त करती है, रेनिन का सिक्रेशन करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन नोजन को, रक्त में एंजियोटेंसिन नोजन उपस्थित होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगी, फिर वहाँ पे जो फेफड़ों द्वारा एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल जाएगा एसीई के द्वारा। एसीई की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल दिया। और एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिनी संकीर्णक यानी वेंजोकंस्ट्रिक्टर, ये इसको संकुचक है जो गुच्छीय रुधिर दाब और जीएफआर को बढ़ा देता है, वापस बढ़ा देगा जो कम हुई थी। फिर एंजियोटेंसिन द्वितीय है, एक चीज काम और करता है कि अधिवृक्क ग्रंथि उसके वलकुट भाग में से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, उसके लिए उसको प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण क्या होगा, नलिका के डीसीटी भाग में सोडियम और जल का पुनरावशोषण होता है और इससे भी रक्तदाब और जीएफआर में वृद्धि हो जाती है। अवशोषण करेगा तो रक्तदाब और जीएफआर बढ़ जाएगी और ये जटिल क्रियाविधि है, इसे रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि या फिर रास सिस्टम बोला जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज सिस्टम इसे बोला जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि। ये जो अभी हमने पढ़ा ये क्या कर रही है कि हमारी जीएफआर ब्लड वॉल्यूम बीपी जो कम हो रहा है उसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अब अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, इसको कौन रोकेगा भाई, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास है हमारा हृदय, हार्ट। तो हार्ट में क्या होता है, इसके आलिंद होते हैं, उनमें से अधिक रुधिर के प्रवाह से आलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक यानी ANF स्रावित होता है। ये ANF क्या होता है, वाहिका विस्फोरण यानी उसको फैलाव करता है, रक्तवाहिनियों में फैला देता है, जिसके कारण वापस ये सब जो चीज़ें हुई थी ये नॉर्मल हो जाती है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है, जीएफआर भी कम हो जाती है। पूरा कम नहीं होता है, ये सिर्फ उसको सामान्य करता है। तो एक टाइप से ये रास सिस्टम के अगेंस्ट में काम करता है। कौन सा, जो ANF है हमारा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। जो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि थी उस पर ANF है, एक टाइप से नियंत्रण रखता है पूरा। फिर होता है मूत्रण। अब मूत्रण क्या है, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र, किडनी ने क्या बनाया, मूत्र बनाया, वो अंत में मूत्राशय में जाता है, ब्लैडर में, और ये केंद्रिका CNS द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। अब हमारी बॉडी, अब उसको जब तक हम रोक सकते हैं तब तक रोकेंगे और फिर हम संकेत देंगे हमारे CNS को कि भाई है ना ब्लैडर फुल हो गया अब उसको निकालो, तो हम उसको ऐच्छिक संकेत देंगे और फिर हम उसको बाहर निकाल देंगे। इसे बोला जाता है मूत्रण, यानी मूत्र को ब्लैडर से या फिर मूत्राशय से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही मूत्रण कहा जाता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप ये संकेत उत्पन्न होता है। हमारे पास संकेत कब आएगा, हमें खुद को फील होता है कि भाई हमारा ब्लैडर फुल हो गया, अब हमें टॉयलेट करने की ज़रूरत है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। हमारा जो ब्लैडर है, मूत्राशय उसकी भित्ति होती है, उन पे जो आवेग होते हैं वो CNS तक के पास भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन, तो यहाँ पे क्या होएगा, जो CNS है वो उसको वापस संकेत देगा कि वहाँ पे जो चिकनी पेशियाँ पाई जाती है उनमें संकुचन करवाया जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, और मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश, जो मूत्राशय अवरोधनी होती है वो उसको रोक के रखती है, बाहर नहीं निकलने देती मूत्र को, तो वहाँ पे उसको शिथिलन कर देगा, उसको वापस रिलैक्स करेगा, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया ही मूत्रण कहलाती है। तो बहुत ईजी सा है। और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिव्रत, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो हमें रिफ्लेक्स प्राप्त होता है, आवेग प्राप्त होता है, उसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है, मूत्रण प्रतिव्रत इसे कहते हैं। ये हमारा सामान्य अवस्था में किडनी ऊपर है, ये ब्लैडर, यहाँ पे ये ब्लैडर है, ये मूत्रवाहिनी है। यहाँ पे जो 3 ओपनिंग हो गई, 2 तो ये हमारी जो मूत्रवाहिनी है इनकी, और एक यहाँ पे ये हो गई मूत्र मार्ग की।
तो यहाँ पे ये ट्राइगोन बन रहा है, इसे ट्राइगोन बोला जाता है। यहाँ पे तनावग्राही होते हैं, इसको स्ट्रेच रिसेप्टर या फिर संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट इसको करवाती है। ये चिकनी पेशियाँ यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे दो अवरोधनी होती है, एक तो होती है कि जो अनैच्छिक होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और ये बाहर वाली है, इस पर हमारा कंट्रोल है, इसे बाह्य अवरोधनी बोला जाता है, ऐच्छिक। ये यहाँ से मूत्र मार्ग हो गया। ये मूत्राशय भित्ति में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, डेट्रूसर पेशियाँ, डेट्रूसर मसल्स, ये इसको शिथिल रिलैक्स करवाती है। वापस सीएनएस से संकेत आएगा तो ये यहाँ पे उसको रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स से बाद में ये जो अनैच्छिक द्वार था या फिर अवरोधनी थी, ये भी शिथिल हो जाएगी, खुल जाएगी, और यहाँ से मूत्र बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से उत्सर्जन होता है। फिर आता है कि कुछ मतलब मूत्र से रिलेटेड चीज़ें। ये क्या होता है, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ओके, मूत्र एक विशेष गंध इसमें किस वजह से होती है, अमोनिया की वजह से, NH3 की वजह से युक्त जलीय तरल है, लिक्विड है, जो रंग में हल्का पीला होता है। और हल्का पीला क्यों होता है, इसमें एक वर्णक होता है यूरोक्रोम जिसे बोला जाता है, और थोड़ा अम्लीय होता है, यानी इसकी pH 6 होती है। किसके कारण होती है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन सिक्रेट करवाते हैं उसकी वजह से। फिर आता है कि इसमें यूरिया भी होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। कितनी ग्राम यूरिया, 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन। विभिन्न अवस्थाएं यानी मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। अब इसमें अलग अलग विशेषताएं होंगी, उससे हम मूत्र की जांच करवा के हमारी बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। तो ये कौन कौन सी जांचें होती है, रोग निदान में मदद करता है, और हमारे उपापचय विकारों को उनको ठीक करने के लिए भी पता लगा सकते हैं कि अगर मूत्र में क्या है, ग्लूकोज की उपस्थिति है तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन काय की उपस्थिति है तो उसे कीटोन यूरिया बोलेंगे। ये किसके लक्षण हैं, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण है। अगर इसमें ग्लूकोज होगा मूत्र में तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे, अगर कीटोन बॉडी है तो उसे कीटोन यूरिया बोलेंगे। और ये दोनों लक्षण हमारे डायबिटीज मेलाइटिस यानी डायबिटीज मेलाइटिस हमें बोला जाता है कि शुगर हो गई भाई तेरे, तो उसे हम बोला जाता है यहाँ पे मधुमेह के लक्षण है, इसलिए उसमें मूत्र की जांच की जाती है। एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन वो है कि अगर मूत्र के अंदर एल्बुमिन हमारी प्रोटीन होती है जो ब्लड में होती है, अगर वो भी मूत्र के अंदर आने लग जाती है तो उसे हम बोला जाता है एल्बुमिन यूरिया। अब है कि हमारे उत्सर्जन में अन्य अंग कौन कौन से हैं। सिर्फ किडनी ही उत्सर्जन नहीं करवाती, उसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारी 2-4 चीज़ें और पाई जाती है जो उत्सर्जन में मदद करती है। ये कौन सी चीज़ें, एक हो गया फेफड़े। फेफड़े करते हैं हमारे CO2 का उत्सर्जन और जल का। कैसे, जैसे हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर CO2 बाहर निकालते हैं ना, तो 200 ml ये CO2 प्रति मिनट बाहर निकालते हैं फेफड़े, तो उत्सर्जन करवा रहे हैं। फिर हमारे यकृत आते हैं, यकृत में होता है हमारा पित्तरस, सिक्रेट करवाता है, और ये क्या करता है, पित्तरस होता है जो पाचन करता है और मल के द्वारा बहुत सारे उत्सर्जी अपशिष्ट है उनको सिक्रेट करवाता है, बाहर निकालता है बॉडी से। तो ये भी एक टाइप से उत्सर्जन ही करवा रहा है। फिर त्वचा भी होती है हमारी, उत्सर्जन में मदद करती है। इसमें 2 टाइप की ग्रंथियां पाई जाती है, एक होती है श्वेत ग्रंथियां और एक होती है तेलीय ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां पसीने का सिक्रेशन करवाती है, और ये पसीने में क्या होता है, NaCl, यूरिया, H2O ये सब होता है, तो ये भी उत्सर्जन करवा रही है। तो यहाँ पे भी NaCl, यूरिया इनका उत्सर्जन हो रहा है। तेलीय ग्रंथियाँ हैं वो तेल का उत्सर्जन करवाती है, एक तेल की लेयर बना के रखती है, ज़्यादातर हमारे फेस पे होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन, मोम, स्टेरोल ये सब इनका सिक्रेशन होता है। फिर एक होती है हमारी लार या सलाइवा, जब हम थूकते हैं तो भी उत्सर्जन होता है, उसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो थ्योरी देखते हैं। तो वृक्कों के अलावा यानी किडनी है हमारी, उसके अलावा हमारे फुफ्फुस, फेफड़े, यकृत, लीवर और त्वचा, स्किन भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ओके, तो हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितनी CO2 बाहर निकालते हैं, 200 ml प्रति मिनट, और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं, जल भी साथ में बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो लीवर है वो पित्त रस का स्रावन करती है। इसमें क्या होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषध होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है उनको हमारे जो मल होता है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो इससे भी यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है।
फिर है कि त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथियाँ और जो तेल ग्रंथियाँ हमने पढ़ ली कैसे स्रावित करती है। श्वेत ग्रंथि पसीने के द्वारा वो बाहर निकालती है, नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इनका सिक्रेशन करवाती है। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण करना है और हमारी त्वचा को या फिर शरीर को ठंडा रखना होता है, लेकिन इसका ये भी कार्य है कि ये उत्सर्जन भी करवाता है। तेल ग्रंथियाँ सीबम इनका सिक्रेट करती है और इसमें क्या होता है, स्टेरोल का हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का यहाँ से निष्कासन किया जाता है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, तेलीय कवच बनाते हैं त्वचा के ऊपर जो उसको सुरक्षा के लिए होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी हो जाता है, नाइट्रोजनी अपशिष्टों का। ओके, अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक वृक्क विकृतियाँ यानी किडनी डिसऑर्डर। किडनी में क्या कमी हो गई, क्या फेलियर, कोई बीमारियाँ हो जाती है तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो वृक्कों की कुसंक्रिया यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, प्रॉपर काम नहीं करती हमारी किडनी। उसके फलस्वरूप क्या होगा, रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया एकत्रित हो जाती है और इस कंडीशन को बोला जाता है यूरीमिया। हमारे रक्त के अंदर यूरिया हो गई तो उसे यूरीमिया बोला जाता है। ये अत्यंत हानिकारक है। अगर हमारे ब्लड में यूरिया है तो बहुत हानिकारक है। जो चीज़ हमें उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालनी चाहिए वो हमारे ब्लड में उपस्थित हमें चाहिए ही नहीं, हानिकारक है ये। यह वृक्कपात यानी किडनी फेलियर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में होती रहेगी तो उससे किडनी फेल हो जाएगी और मनुष्य मर भी सकता है। और इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपवन द्वारा होता है। तो इसके जो मरीज़ है उनका उपचार क्या है, एक उपचार है उसका हीमोडायलिसिस और दूसरा है उसका कि वृक्क प्रत्यारोपण। तो ये दोनों उपचार हम पढ़ेंगे। हीमोडायलिसिस क्या है, इसमें किया जाता है, एक प्रक्रम होता है, रक्त अपवन इसे बोलता है। रोगी की धमनी, हमारे जैसे हाथ होता है उसमें एक धमनी होती है रेडियल आर्टरी और एक होती है रेडियल वेन। तो धमनी जो रेडियल आर्टरी और रेडियल वेन है वहाँ पे ये इसको लगाया जाता है, मोस्टली रेडियल आर्टरी में ही लगाया जाता है। तो अपवन इकाई में वहाँ से रुधिर है उसको हम निकालेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे कैनुला टाइप का, फिर उसको निकालेंगे, फिर इसमें हिपेरिन ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा ब्लड है वो बाहर निकलते ही जमने लग जाता है। तो हिपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट, इसको जमने नहीं देगा ब्लड को। और फिर इसे हम एक ऐसे उपकरण में भेजेंगे। इसमें क्या है कि ये पूरे प्लाज्मा जैसा है, हमारा जो ब्लड आ रहा है उसमें तो यूरिया है ना बहुत सारी, मरीज़ का ब्लड है ये, तो इसमें प्लाज्मा जैसा होता है, बराबर इसमें परासनता रखी जाती है जिससे ये अंदर वाला यूरिया इसमें बाहर आ जाता है और अच्छी चीज़ें इसमें अंदर चल जाती है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। इसे हम कृत्रिम वृक्क बोले जाते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है। इस जो कुंडलित नली है इसे सेलोफेन नली बोला जाता है और ये ऐसे द्रव्य से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में ये पूरा प्लाज्मा जैसा है, बस इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। छिद्र युक्त, इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे हमारे रक्तवाहिनी में होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, वैसे ही इसमें छिद्र होते हैं। अपवहनीय द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। इसमें सांद्रता प्रवणता बनाई जाती है, जैसे यूरिया अंदर चल जाएगी और अच्छी चीज़ें यहाँ से आयन वगैरह है वो इसके अंदर हम डाल देंगे ब्लड में। अपवहनीय द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, यही तो हमें चाहिए क्योंकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को तो हमें बाहर निकालना है, उसमें और ऐड कर देंगे तो बेचारा मर ही जाएगा। अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर की ओर यहाँ से गमन करेंगे और इसको शुद्ध कर देंगे। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी, अब ये रक्त तो शुद्ध हो गया, अब बॉडी में डालने के लिए इसमें पहले से हमने हिपेरिन डाला था ताकि हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमे, लेकिन अब बॉडी में वापस बहुत ज़्यादा भी पतला ना हो हमारा ब्लड, इसलिए उसको रोकने के लिए इसमें एंटी हिपेरिन डाला जाता है और वापस हमारे सीरा द्वारा ब्लड के अंदर बॉडी में डाल दिया जाता है। पहले ये जो क्या थी, ऐसी क्रियाविधि नहीं थी जो रक्त अपवन जैसी, लेकिन अब क्या हो गया कि ये विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से, यानी जो भी हमारी यूरेमिया हो रहा है उसके लिए हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान टाइप का है। दूसरा इसका उपाय है वृक्क प्रत्यारोपण, यह उसका जो डेफिनेटली परमानेंट उसका इलाज है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है।
प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है। जो हमारा निकटतम संबंधी होता है, ब्लड रिलेटिव होता है, उसके द्वारा ही उसका ही हम किडनी ले सकते हैं। अगर हमें कोई भी नहीं देने वाला है तो फिर तो हम अननोन किडनी लेते ही लेते हैं, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र, और हम पास वाले की, हमारे ब्लड वाले की क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा थोड़े बॉडी ऐसे जेनेटिक्स की वजह से मैच करती है, इसलिए हम उसका वृक्क लेते हैं ताकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी है, उसे अस्वीकार ना कर दे, क्योंकि अगर उसने उसको बाहर का समझ लिया तो वो उसे ख़त्म कर देगी। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ा रही है। यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी उत्पन्न होती है? चूसन पुटअप हुआ है पहले कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे होती है। जो टी लसीकाणु है वो हमारे प्रत्यारोपित अंग को नष्ट कर देते हैं। ब्लड रिलेटिव में हम यहाँ पे देखें तो कौन कौन, या तो हमारा जो सिबलिंग हो गया, सिबलिंग में से भी उससे पहले आता है हमारा जुड़वा भाई बहन होता है, उसका किडनी ले सकते हैं। सिबलिंग भाई बहन का ले सकते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स, माता पिता की ले सकते हैं। फिर हमारा कोई दूर का रिश्तेदार हो गया, जैसे और चाचा ताऊ जो भी, अगर वो भी नहीं दे रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे किडनी लेंगे हमारे अननोन का, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 डिजीज और बची है कि रीनल कैलकुलाई। इसका मतलब है कि किडनी में पथरी हो जाती है ना, पथरी बनना, एगुलेंसील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट के यहाँ पे कण बन जाते हैं, इसे किडनी स्टोन बोला जाता है, इसे रेनल कैलकुलाई बोला जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। फिर यहाँ पे आता है कि लास्ट है यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसे गुच्छ शोथ बोला जाता है। यानी नेफ्राइटिस का मतलब हो गया कि हमारे नेफ्रॉन में सूजन, यानी किडनी में सूजन, ग्लोमेरुलस में तो वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता, यानी यहाँ पे गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन हो जाती है, और इसे ही हम, ऐसे प्रकार हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।